हाय फ्रेंड्स, मैं अजय सिंह आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में जैसा हम लोगों ने संविधान संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर ये देखा, प्लस संविधान का महत्व, संविधान का वर्गीकरण देखा। और संविधान के वर्गीकरण में हम लोग जो विश्लेषण कर रहे थे वो लिखित अलिखित संविधान में क्या अंतर होते हैं, ये चीज़ें देखी। अब नेक्स्ट हमारा आता है एकात्मक संविधान किसे कहते हैं या संघात्मक संविधान किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इनके लाभ क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक्स, एकात्मक और संघात्मक संविधान। एकात्मक संविधान हम उसे कह सकते हैं जहां पे एक राष्ट्र या एक सरकार और राष्ट्र, जो एक राष्ट्र है उसके अंतर्गत कोई दूसरी क्षेत्रीय सरकारें न पाई जाती हैं या कोई क्षेत्रीय स्टेट न हो, जो स्टेट्स होते हैं राष्ट्र के अंतर्गत वहाँ पे सरकारें न हो, उनको एकात्मक सरकार भी कह सकते हैं, एकात्मक संविधान भी कह सकते हैं, क्योंकि वो एक ही जगह एक केंद्र का संविधान होता है, उसी के अंतर्गत कार्य करती है। दूसरा संघात्मक संघात्मक संविधान, या ये भी कह सकते हैं संघात्मक सरकार। एक राष्ट्र और उस राष्ट्र के अंतर्गत कई स्टेट्स भी हो सकते हैं, जो कुछ शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, जिसमें से कुछ शक्तियां राष्ट्र के पास। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एकात्मक संविधान या एकात्मक सरकार। एकात्मक संविधान या सरकार। विशेषताएं, एकात्मक संविधान या एकात्मक सरकार की विशेषताओं को अगर हम देखते हैं तो हम कह सकते हैं सभी शक्तियां एकात्मक संविधान में केंद्र के पास, एक केंद्र की सरकार हो या केंद्र हो तो उसमें निहित होती हैं। सारी शक्तियां एक केंद्र सरकार में निहित। शक्तियां केंद्र सरकार में। दूसरा अगर हम देखते हैं इसकी विशेषताओं में, तो हम लोग कह सकते हैं एक ही सरकार है तो वही नीति निर्माण करेगी, वही योजनाओं को बनाएगी, वही कानून को बनाएगी। तो नीति निर्माण, एवं कानून आदि का निर्माण एक सरकार द्वारा दूसरा हम लोग कह सकते हैं इसमें कि अगर राज्य स्तर नहीं है, इसमें एक ही सरकार है, तो यहां पे क्या होगा, केंद्र और राज्य के मध्य विवाद नहीं होगा। केंद्र और राज्य जैसी कोई इसमें स्थिति नहीं है कि राज्य कोई विवाद उत्पन्न करे, तो यहां पे केंद्र और राज्य के मध्य कोई विवाद नहीं होता। केंद्र और राज्य के मध्य कोई विवाद
नहीं। उसके बाद अगर देखें तो क्या कह सकते हैं, केंद्र सरकार एकात्मक संविधान में क्या होता है, चौथी विशेषता हम लोग ले सकते हैं कि अगर यहाँ पे एक सरकार है तो ये जो भी निर्णय लेगी उसका निर्णय तीव्र होगा, क्योंकि राज्य स्तर पर कोई विरोध नहीं करने वाला। एक सरकार जो नियम बना रही है वो तुरंत अपना लागू कर सकती है। तो यानी चौथा, निर्णयन तीव्र होता है। और ऐसा भी देख सकते हैं, ये एकात्मक संविधान की विशेषता हम कह सकते हैं कि आपातकालीन स्थितियों में ज़्यादा बेहतर सरकार होती है, क्योंकि एक सरकार है तो वो हर जगह कंट्रोल कर रही है। एक ही सरकार, कोई क्षेत्रीय स्तर पर कोई पार्टियां नहीं विरोध करने वाली या कोई सरकारें नहीं हैं, तो ये आपातकालीन के लिए आपातकाल के लिए बेहतर। ये 5 पॉइंट हो गए। ये भी कह सकते हैं अगर केंद्र स्तर पर एक ही सरकार है तो पूरे राष्ट्र के लिए एक समान नीति होंगी, क्योंकि वो एक ही सरकार द्वारा पूरे क्षेत्र के लिए बनाई जा रही हैं। संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक समान नीति का निर्माण ऐसी सरकारों में क्या होता है कि एक समान नीति का निर्माण किया जाता है जो संपूर्ण क्षेत्र के लिए एक समान काम करती हैं, चाहे वो गरीबों के लिए हो चाहे वो अमीरों के लिए हो। सारी चीजें, सारी योजनाएं सबको लाभ पहुंचाएंगी वो जैसी योजनाएं बनाई जाएंगी। अब ऐसे दूसरा हम कह सकते हैं, यहाँ पे एक सरकार है तो ऐसे राष्ट्र में क्या होता है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, एक राष्ट्र है, स्टेट जैसा कुछ भी नहीं, तो वहां लोगों की नागरिकता एक होती, यानी एकल नागरिकता एकात्मक सरकार का गुण है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इनकी कमियों पे। कमियां क्या है इसमें, कमियां अगर देखें हम इसमें तो क्या होता है, ऐसी एकात्मक संविधान या एकात्मक सरकार, इसका प्रतिनिधित्व जो है वो कम होता है, क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर इसमें कुछ भी नेतृत्व नहीं पाया जाता, तो ये लोगों का प्रतिनिधित्व जो है कम करती है। तो हम लोग कह सकते हैं क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व या कम व्यापक सरकार, कम व्यापक सरकार या संविधान। कम व्यापक या कम प्रतिनिधित्व की सरकार। दूसरी चीज इसमें क्या होता है, ऐसी सरकारें क्या होती हैं कि बड़े क्षेत्रफल
या विविधता जैसे अपना भारत हुआ या रूस जैसे हुआ या चीन जैसे हुआ या अमेरिका ले लीजिए एग्जाम्पल में, जो बड़े क्षेत्रफल यानी राष्ट्र हैं, वहाँ पे ऐसी सरकारें या ऐसा संविधान सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बड़े क्षेत्र हैं, यहाँ पे क्षेत्रफल में भी विविधता है, जनसंख्या भी काफ़ी है। यानी बड़े क्षेत्रफल और बड़ी जनसंख्या वाले राष्ट्रों के लिए सरकारें सफल नहीं होती। बड़े क्षेत्रफल या अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्रों में सफल नहीं। तीसरी कमियां अगर इसका देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसी सरकारें ज़्यादातर निरंकुश होती हैं, निरंकुशता की भावना पाई जाती है, क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व न होने के कारण, और ये लोग अपने हिसाब से ही काम करती हैं, केंद्र सरकारें अपने मन से, तो उनमें निरंकुशता की भावना बढ़ने की संभावना बनी रहती है। निरंकुशता की भावना पाई जाती है। अब नेक्स्ट एकात्मक हो गया हमारा। अब संघात्मक संविधान। संघात्मक संविधान या संघात्मक सरकार। तो हम लोग कह सकते हैं संघात्मक संविधान में सबसे पहला कि यहाँ पे द्वैध सरकार पाई जाएगी। द्वैध सरकार यानी केंद्र स्तर और राज्य स्तर, और दोनों मिलके सहास्तित्व में एक दूसरे का सहयोग करके यानी कार्य करती हैं। तो फर्स्ट विशेषता इसमें हम ले सकते हैं द्वैध सरकार केंद्र एवं राज्य स्तर पर, द्वैध सरकार दोनों दोनों सहयोग की भावना से कार्य करती हैं। और अगर केंद्र स्तर और राज्य स्तर दो पाई जा रही हैं सरकारें यहाँ पे, तो यहाँ एक विशेषता ये भी निकल के आएगी कि केंद्र और राज्य के मध्य जो है शक्तियों का बंटवारा किया जाए, वो भी स्पष्ट बंटवारा किया जाए। तो ऐसे देशों का जो संविधान होगा वो क्या होता है, लिखित ही होता है। तो ऐसे दूसरा लिखित संविधान पाया जाता है।
जिसमें केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होता है। यहाँ पे केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होता है। तीसरा हम लोग कह सकते हैं, यहाँ केंद्र स्तर पर जो व्यवस्थापिका होती है वो दो सदनात्मक होती है। द्विसदनात्मक यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा। दो सदनात्मक व्यवस्थापिका पाई जाती है। और दूसरा, इसमें ऐसे संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है। दोहरी नागरिकता यानी एक केंद्र स्तर पर नागरिकता होती है, एक स्टेट लेवल पे। जैसे अमेरिका में केंद्र के लिए अलग नागरिकता है, वहां बोलते हैं अमेरिका का नागरिक। स्टेट लेवल पर जैसे ले लीजिए, वो बोलते हैं कैलिफोर्निया, शिकागो। मैं शिकागो का नागरिक हूँ, मैं कैलिफोर्निया का नागरिक हूँ, ऐसा बोलते हैं। अपने यहाँ क्या है, भारत में एक्चुअली अदर एग्जाम्पल में आ जाता है, उसके लिए हम बाद में पढ़ते हैं। लेकिन भारत में जैसे आप क्या बोलते हैं, मैं राजस्थान का निवासी हूँ, ऐसा बोलते हैं ना। नागरिक नहीं बोलते ना कि मैं राजस्थान का नागरिक हूँ, या यूपी का नागरिक हूँ, या बिहार का नागरिक हूँ, या महाराष्ट्र का नागरिक हूँ। हम लोग यही बोलते हैं ना कि हम राजस्थान के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, बिहार के निवासी हैं, महाराष्ट्र के निवासी हैं, या अदर राज्य के निवासी हैं। नागरिक का वर्ड जहाँ यूज करना होता है वहाँ हम क्या बोल देते हैं, हम भारत के नागरिक। ये व्यवस्था भले संघात्मक सरकार है अपने यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ जब संविधान निर्माण हुआ तो ये व्यवस्था हम लोगों ने एकात्मक संविधान से ली है। तो ऐसे क्या होता है, संघात्मक संविधान या सरकार में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। और इसके बाद हम कह सकते हैं 4 पॉइंट्स हो गए इधर। ऐसी सरकारें लोगों का, या संघात्मक सरकारें लोगों का प्रतिनिधित्व भी ज़्यादा करती हैं, क्योंकि क्षेत्रीय स्तर से भी लोग प्रतिनिधित्व के लिए चुन के आते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऐसी सरकारें ज़्यादा व्यापक सरकारें होती हैं। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, व्यापक संविधान या सरकार, क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व होने के कारण यहाँ पे ज़्यादा व्यापक सरकार का निर्माण होता है, या ज़्यादा व्यापक संविधान का निर्माण होता है। ज़्यादा व्यापक सरकार है और ज़्यादा प्रतिनिधित्व कर रही है,
तो क्या होगा ऐसी सरकारों से? जो नीति निर्माण होगा या योजनाओं का निर्माण होता है वो क्षेत्र के वाइज होता है, क्षेत्र के अनुसार बनाया जाता है। नीति निर्माण क्षेत्रीय स्तर पर भी पाया जाता है। जैसे देख लीजिए, हमारे यहाँ मैदानी इलाकों के लिए अलग टाइप से योजनाएं हैं, पहाड़ी इलाकों के लिए अलग टाइप की योजनाएं बनती हैं, जो हमारी अनुसूचित जनजाति या आदिवासी जनजातियां हैं उनके लिए अलग टाइप से योजनाएं बनाई जा रही हैं उनके विकास के लिए। तो ऐसी सरकारें क्या होती हैं, इनके नीति निर्माण में क्षेत्रीय स्तर पर भिन्नता पाई जाती है। यह क्षेत्रीय स्तर पर पाया जाता है और केंद्र स्तर पर रहता ही है। तो ऐसी सरकारें जब क्षेत्रीय स्तर पर भी प्रतिनिधित्व है तो ऐसी सरकारों में निरंकुशता की भावना कम होती है। तो हम कह सकते हैं ऐसी सरकारों में संघात्मक संविधान या सरकार में व्यवस्था की भावना नहीं होती। अब हम देखें, ऐसी सरकारों में कुछ कमियां भी पाई जाती होंगी। तो कमियों में क्या कह सकते हैं, अगर यहाँ पे क्षेत्रीय स्तर पर भी प्रतिनिधित्व है, केंद्र स्तर पर भी प्रतिनिधित्व है, तो हम कह सकते हैं या समझ सकते हैं कि अगर केंद्र सरकार कोई निर्णय ले रही है तो राज्य सरकारें उसको देर यानी विलंब से तैयार होती होंगी या ना मानती होंगी। तो कोई भी निर्णय लेने में यहाँ पे विलंबता पाई जाती है। अब क्षेत्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व पाया जा रहा है तो आपातकाल के लिए ऐसी सरकारें कम उपयोगी होती हैं, ये भी कह सकते हैं। उसके बाद ऐसी सरकारों में केंद्र एवं राज्य के मध्य विवाद का मुद्दा बराबर बना रहता है, केंद्र और राज्य के मध्य विवाद होता रहता है, ये ले सकते हैं। और ऐसी सरकारें क्या, हम ये भी कह सकते हैं, अगर केंद्र सरकार केंद्र स्तर पर प्रतिनिधित्व है प्लस राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व पाया जा रहा है तो ऐसी सरकारें ज़्यादा खर्चीली भी सरकारें होंगी, खर्च भी ज़्यादा आएगा, ये कह सकते हैं। ये इसकी कमियां हो जाती हैं। अब नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन बनता है, प्री से भी रिलेटेड आता है, जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आता है, या मेंस का भी क्वेश्चन बनता है, आया भी है, पूछा भी गया है यूपीएससी और पीसीएस लेवल से एग्जाम में। क्या भारत का संविधान अर्ध संघात्मक संविधान है? इसका विश्लेषण करें या इस पर चर्चा करें या टिप्पणी करें, ऐसा करके पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। तो अब हमें एकात्मक संविधान के और संघात्मक संविधान के गुण मालूम है, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो अगर इसको डिफाइन किया जाए, इसका एक्सप्लेन किया जाए, क्या भारत का संविधान अर्ध संघात्मक है, तो अब इजली हम लोग कर सकते हैं। जैसे
फर्स्ट एग्जाम्पल हम अपने संविधान में देखेंगे क्या? भारतीय संविधान के एकात्मक गुण या विशेषताएं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? भारत का संविधान कैसा है? संघीय संविधान। तो संघात्मक गुण क्या है? द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, यानी लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा के गुण कैसे संबंधित, किसकी विशेषता है? संघात्मक संविधान की। तो ये हमारे यहाँ इसके अंतर्गत आ जाएगा, इसकी व्याख्या कर देंगे। दूसरा, द्वैत सरकार, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। ये गुण किसके हैं? संघात्मक के। तीसरा, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा पाया जाता है। क्षेत्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व भी पाया जाता है हमारे यहाँ। क्षेत्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व, उसके बाद पांचवा हम देख सकते हैं पांचवा, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? केंद्र और राज्य के मध्य पांचवा हम लोग देख सकते हैं लिखित संविधान
हमारे यहाँ लिखित संविधान पाया जाता है जिसमें केंद्र और राज्य के मध्य इस पर शक्तियों को बंटवारा किया गया है। तो पांचवा पॉइंट ये कर सकते हैं। छठा पॉइंट ये भी देख सकते हैं हम। छठा पॉइंट, हमारे संविधान में जो केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों को बंटवारा किया गया है या अदर चीजें हैं, वो केंद्र राज्य के संबंध में जो है उसका संशोधन कठोर है। उसको साधारण तरीके से संशोधित नहीं किया जा सकता। तो ये कठोर संशोधन, केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों का कठोर संशोधन भी केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों में कठोर संशोधन व्यवस्था, ये संघात्मक लक्षण हो गए हमारे। अब इसके बाद हम लोग अगर देखें तो एकात्मक लक्षण। फर्स्ट क्या कर सकते हैं हम लोग, जिसे देखते हैं हमारे यहाँ केंद्र सरकार राज्य सरकार से ज्यादा शक्तिशाली है। तो हम कह सकते हैं एक विशेषता क्या है, शक्तिशाली केंद्र सरकार, शक्तिशाली केंद्र सरकार। हमारे संविधान में 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की मध्य शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है। लेकिन उस बंटवारे में भी जो भी महत्वपूर्ण विषय हैं, महत्वपूर्ण विषय प्लस राज्य स्तर से ज्यादा विषय वो केंद्र के पास है। जैसे 7वीं अनुसूची हमारी विभाजित की गई है 3 भागों में। केंद्र सूची, केंद्र सूची में मूल विषय मूल संविधान में थे 97, प्रेजेंट में 100। तो हम कह सकते हैं कि शक्तिशाली केंद्र सरकार है। दूसरा पॉइंट ले सकते हैं एकात्मकता का। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता की विशेषता किसकी है, एकात्मक सरकार की। तो ये गुण किसका हो गया, एकात्मक का। तीसरा, जैसे हम देखते हैं हमारे यहाँ न्यायपालिका एकीकृत है, यानी सबसे बड़े स्तर पर उच्चतम न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, उसके बाद जिला न्यायालय। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं ये भी एकात्मकता के गुण है। तो इसको क्या कहते हैं, एकीकृत न्यायपालिका, यानी उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के बाद उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के बाद जिला न्यायालय। ये 3 चीजें हो गई।
इसके अंतर्गत जो एक ही दूसरे, ये जिला न्यायालय, उसके ऊपर उच्च न्यायालय, उसके ऊपर उच्चतम न्यायालय कार्य करता है, तीनों एक ही से संबंधित हैं। तो ये गुण एकात्मकता के हैं। अब हम लोग अगर फोर्थ देखते हैं, फोर्थ कह सकते हैं आपातकालीन प्रावधान। हमारे संविधान में जो आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं, ये किसके गुण हैं? ऐसी आपातकाल में कौन सी सरकार बेहतर होती है? जहाँ एकात्मक संविधान होता है। तो हमारे संविधान का जो गुण लिया गया है आपातकालीन, किसका विशेषता है? एकात्मक संविधान या एकात्मक संघ की। तो आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान आपातकालीन प्रावधान जैसे राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल और राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल पाए जाते हैं, राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय, 3 तरह से। राष्ट्रीय संबंधित अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय लिख देते। आपातकालीन प्रावधान राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352। दूसरा राज्य आपातकाल, अनुच्छेद 356। तीसरा वित्त आपातकाल, अनुच्छेद 360। आपातकालीन प्रावधान जो किए गए हैं, ये किसके गुण हैं? हमारे एकात्मक संविधान के। अब इसके बाद हम लोग देख सकते हैं अखिल भारतीय सेवाएं, IAS, IFS, IPS, ये जो सेवाएं हैं, ये भी एकात्मक संविधान के गुण हैं। जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि भारत में एकात्मकता के भी गुण हैं। अखिल भारतीय सेवाएं, उसके बाद एकात्मकता के गुण, एकात्मकता के गुण, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी एकात्मकता का गुण है। उसके बाद एकीकृत चुनाव प्रणाली। हमारे संविधान में चाहे वो केंद्र स्तर पर चुनाव हो या राज्य स्तर पर, उस चुनाव का प्रबंधन एकीकृत चुनाव प्रणाली द्वारा किया जाता है। एक ही चुनाव आयोग जो केंद्र स्तर पर दोनों उसकी व्यवस्था करता है। तो ये भी गुण किसका हो जाता है? संघात्मक का। तो ये कह सकते हैं
उसके बाद ये भी ले सकते हैं जैसे कैग, कैग की नियुक्ति, ये हमारे संघात्मकता के गुण हैं। तो दोनों का निष्कर्ष निकालने पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में अर्धसंघात्मक व्यवस्था पाई जाती है, क्योंकि कुछ गुण इसके एकात्मक संविधान से लिए गए हैं, कुछ गुण इसके संघात्मक संविधान से लिए गए हैं। इसका मेन रीजन ये भी था कि जिस समय हमारा संविधान निर्माण हुआ उस समय भारत के पास क्या ऑप्शन था। एक तो था कि एकात्मकता की ओर जाए, दूसरा था संघात्मकता की ओर जाए। और संघात्मकता में भी इसके पास दो ऑप्शन थे। फर्स्ट, एक तो अमेरिका की तरह हो जाता, अमेरिका ने जैसे संघात्मक व्यवस्था अपनाई उस तरह। दूसरा, कनाडा की तरह। तो भारत ने अमेरिका का गृह युद्ध भी देखा था आज़ादी से पहले, तो अमेरिका के संघात्मक व्यवस्था के दोष को देख चुका था। तो उसने कनाडा की तरफ जाना, कनाडा की संघात्मक व्यवस्था की तरफ जाना ज़्यादा बेटर समझा। तीसरा ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जिस समय 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय हम लोग संघात्मकता की ओर भी ज़्यादा नज़दीक थे, क्योंकि 1935 का जो अधिनियम आया था, चार्टर्ड अधिनियम, उसमें संघात्मकता की ओर ज़्यादा रुझान था। तो इसलिए उसका भी, उससे नज़दीकी होने की वजह से भी भारत संघात्मक की ओर गया। और एकल नागरिकता के जो गुण अपनाए गए वो भी इसका रीजन था कि संघात्मक व्यवस्था जहाँ जहाँ पे उस समय थी उसके दोषों को भी भारत देख चुका था। तो हमारे बुद्धिजीवी वर्गों ने उस समय जो संविधान सभा में थे उन्होंने जो अच्छे प्रावधान थे एकल नागरिकता के हों चाहे वो संघात्मक व्यवस्था के रहे हों, एकात्मक संविधान के रहे हों या संघात्मक संविधान के रहे हों, जो चीज़ें उनको उस समय प्रेजेंट आई को देखते हुए या आने वाले समय को देखते हुए अच्छी लगी, उन्होंने दोनों में से वो विशेषताओं को अपने संविधान में संग्रहित किया। आज उसी के हिसाब से हमारे यहाँ काम चल रहा है। उसी का नतीजा है कि 1947 से लेके आज तक देश आगे बढ़ रहा है। तो ये लेक्चर्स, एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग। संविधानवाद के गुण। संविधानवाद में जैसे कोई पूछे क्या भारत में संविधानवाद पाया जाता है या अमेरिका में पाया जाता है या ब्रिटेन में पाया जाता है, तो संविधानवाद के विचारकों के अनुसार इसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। तो इसमें संविधानवाद के गुण के लिए यानी इसके कुछ मूल्य निश्चित होने चाहिए। तो उसके गुणों की हम देख लेते हैं। नंबर 1, लोकतंत्र की प्रतिशतता। किस देश में कितने स्तर पर कितने प्रतिशत पर लोकतंत्र पाया जाता है, ये मूल्य किसका है? संविधानवाद या मूल संविधानवाद का इस हिसाब से निकाला जाता है। दूसरा कह सकते हैं विधि का शासन। किस देश में विधि के हिसाब से कितने % काम किया जा रहा है,
इस आधार पे संविधानवाद का गुण पाया जाएगा। इस हिसाब से निकाल सकते हैं विधि का कितना शासन है, कानून द्वारा कितना अंतर्गत शासन किया जा रहा है। ये तीसरा, लैंगिक न्याय किस देश के संविधान में या किस देश में जो लोकतंत्र चल रहा है वहाँ पे लैंगिक न्याय कितने प्रतिशत है, महिलाओं में, बच्चों में, पुरुषों में क्या कितने प्रतिशत पर डिफरेंट पाया जाता है, ये भी संविधानवाद का गुण है। तो इस आधार पे भी संविधानवाद निश्चित किया जाता है लैंगिक न्याय के आधार पर। उसके बाद चौथा हम ले सकते हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय के आधार पर, सामाजिक न्याय के आधार पर भी संविधानवाद का पता चल सकता है कि वहाँ पे समाज जितने टाइप से समाज पाए जा रहे हैं, बराबर सबका विकास हो रहा है, बराबर सबका प्रतिनिधित्व हो रहा है, ये सारी चीज़ें। पांचवा, शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर जो सरकारें पाई जा रही हैं, ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि केंद्र स्तर की सरकार राज्य स्तर की सरकार का शोषण करे, उसको दबा दे। इस आधार पर भी संविधानवाद के गुण को निश्चित किया जाता है। उसके बाद हम ले सकते हैं एकल एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। जिस देश के अंतर्गत न्यायपालिका काम कर रही है लोकतंत्र में, वो निष्पक्ष रूप से न्याय कर रही है कि नहीं कर रही है, लोगों को निष्पक्षता के साथ न्याय दे रही है, या कुछ लोगों को पक्ष में दे रही, कुछ लोगों के पक्ष में दे रही है, कुछ लोगों को विपक्ष में दे रही है। जो न्याय के हकदार हैं उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। इस स्तर पर भी संविधानवाद के गुण को देख सकते हैं। स्वतंत्र मानवीय मूल्य होना चाहिए। जो मानवीय मूल्य हैं, जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनको किस हिसाब से स्वतंत्रता मिली है, वो किस हिसाब से काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी संविधानवाद के गुण के अंतर्गत आ जाती हैं। उसके बाद कह सकते हैं चुनाव निष्पक्ष। जिस देश में चुनाव कराए जा रहे हैं लोकतंत्र में, वो निष्पक्ष हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या उस समय चुनाव आयोग ने किसी पार्टी का पक्ष लेके उसकी तरफ मतदान करवा दिया, या उसकी तरफ उसका कुछ झुकाव है। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए संविधानवाद में, जहाँ संविधानवाद है। नौकरशाही की तटस्थता, मतलब वहाँ पे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र स्तर पर हो या राज्य स्तर पे हो, उनको तटस्थ रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें संविधानवाद के गुण हैं। तो फ्रेंड्स, ये बेसिक संविधान पे लेक्चर था, ये आज हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार एवं विकास पे। तो सो प्लीज
मेरे चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब कीजिए, प्लस मुझे भी मोटिवेट कीजिए। लेक्चर्स अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट्स कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।